वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 9 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र भाग 5 को देखने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 5 को देखने वाले हैं। तो हम लोग सीरीज से चल रहे हैं। आज पाचन तंत्र का लास्ट वीडियो है। डाइजेस्टिव सिस्टम आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पाचन की प्रक्रिया है वो हम लोग कंप्लीट देख लेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मिल जाएगा और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, व्हाट्सएप करके आप पूरा पीडीएफ मंगा सकते हैं। साथ में साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास चलेगी, दोनों भाषाओं में क्लास चलेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए पाचन तंत्र भाग 5 डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे साथियों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार माउथ में डाइजेशन हुआ और इसोफेगस में डाइजेशन हुआ, ग्रास नली में किस तरह पाचन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग मुख वगैरह में देख चुके थे, टंग वगैरह के बारे में ये सब बातें कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से डिओडिनम में डाइजेशन वगैरह हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन पर अगर यदि हम बात करें तो हाँ, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन पूरा वीडियो है। ये आप मतलब पूरा फिगर है, ये आप देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद भी ये आप देख लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन का ये पोर्शन है पूरा का पूरा। और इसके बारे में अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी होंगी। जैसे कि ये साथियों, कौन कौन से पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है। डिसेंडिंग कोलन, इसको हम असेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। असेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग कोलन ये समझ गए। और साथियों, ये है ट्रांसवर्स कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, इस वाले डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। ये वाला असेंडिंग कोलन है, ये वाला ट्रांसवर्स कोलन है, ये वाला डिसेंडिंग कोलन है। साथियों, बस इतना याद रखो कि ये कोलन वाला क्षेत्र है, कोलन डायग्राम है। यहां पर आप देख रहे हैं एक बड़ा सा भाग, ये पूरा का पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन का है ना, इसे हम सीकम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हिंदी में सीकम ही कहते हैं, सीकम। और ये तो पूरा कोलन हुआ, समझ गए, सीकम कोलन। और ये साथियों रेक्टम है, रेक्टम। और यहां एस आकार का जो कोलन है, इसे सिग्मोइड कोलन कहते हैं। लेकिन ये आप बस इतना याद रखिए, ये पूरी की जो पूरी नली है ना, इसे हम कहते हैं कोलन। समझ रहे? सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन का? रेक्टम। शुरुआत वाला भाग सीकम। तो यानी कि जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत के 3 भाग हो गए। एक तो सीकम, दूसरा साहब कोलन, तीसरा साहब रेक्टम। यहां जो कोलन है, इसके 4 भाग। कैसे भाई? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ये सारे कोलन के ही भाग हैं, 4 पार्ट हैं कोलन के। तो सीकम, कोलन और रेक्टम। ये लास्ट रेक्टम वाला पार्ट ही एनस से जुड़ा हुआ है। समझ गए? ये लास्ट रेक्टम वाला पार्ट ही एनस से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी आंत के 3 हिस्से हुए, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये बात समझ पा रहे हो? सीकम, कोलन, रेक्टम। इसी में, इसमें डाइजेशन की प्रक्रिया में क्या होता है भाई? ये तो पार्ट आपने देख लिया, ये भाग देख लिया।
बड़ी आंत के भाग, समझ गए? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आपने देखा भी। अब अगर हम बात करें बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के, ये सारे पार्ट्स आपने देख लिए। इसका वर्क क्या होता है साथियों? तो इसमें कुछ नहीं, इसमें एक चीज याद रखना, वाटर और मिनरल, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। देखो, जो आप भोजन के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया बोलोगे, वो भोजन के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया किस भाग में हो गई? छोटी आंत के इलियम वाले भाग में हो गई। छोटे वाले भाग मतलब छोटी आंत के शेषांत्र भाग में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा। देखिए, वीडियो क्रम से ही देखिए, तभी समझ में आएगा। तो छोटी आंत के इलियम शेषांत्र भाग में भोजन के पाचन की प्रक्रिया हो गई। बात समझ में आया? ये जो छोटी आंत का इलियम वाला भाग है ना, ये देखो यही इलियम है, यहां पर दिखाई दे रहा है इलियम, ये बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा होता है। समझ गए? तो सीकम, कोलन और रेक्टम एनस, ये आपको मैंने बता दिया। साथियों, यहां पर वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये मैंने आपको बताया, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, जल और खनिज का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की प्रक्रिया, ये वर्क है इसका। तो बात यह है, और क्या होता है साहब, यहां पर एक बैक्टीरिया निवास करता है जिसका नाम है इकोलाई बैक्टीरिया। इस्चेरिया कोलाई के नाम से इसको जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, यह पूछा जा सकता है आपसे, इकोलाई का फुल फॉर्म क्या करना है। तो याद रख लेना, एस्चेरिचिया कोलाई से बोलते हैं, एस्चेरिया कोलाई से बोलते हैं, एस्चेरिचिया, CHER। तो एस्चेरिचिया कोलाई या एस्चेरिया कोलाई से बोलते हैं, एस्चेरिया कोलाई, ई कोलाई। बात समझ में आया? तो ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया या एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, ये साहब, ये जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये आपकी बड़ी आंत में, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में क्या करता है? ये साहब एस्चेरिया कोलाई बड़ी आंत में हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक, हां भाई, सहजीवी संबंध बनाकर रहता है। मतलब सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध का मतलब है, वो हमको भी फायदा पहुंचाता है, हम उसको भी फायदा पहुंचाते हैं। अब ये दोनों फायदा पहुंचाने वाली बात, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी संबंध, एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बना के रहते हैं। वो हमें भी फायदा पहुंचाते हैं, हम उन्हें भी फायदा पहुंचाते हैं। क्या फायदा पहुंचाते हैं हम? वो हमारे फीकस, हमारे मल को खाकर साहब विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण करता है, समझे? तो उसको हम क्या देते हैं? वो हमारे फीकस को खाता है, वो हमारे मल को खाता है, तो हमको क्या देता है? वो विटामिन B12 और के। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन के अलावा भी कोई रिलेशन होता है क्या? सहजीवी संबंध के अलावा भी कोई संबंध होता है क्या? हाँ भाई, परजीवी है, सहभोजी है, कंपटीशन है, बहुत सारे संबंध हैं। इसको हम क्लास में, मतलब इन्वायरमेंट की जब क्लास होती है तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, या प्लांट में जब लाइकेन वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो जब भी मैं कहूं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप साहब, तो इसका सहजीवी संबंध, इसका हिंदी में अर्थ होता है सहजीवी का मतलब दोनों जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे वो हमें विटामिन B12 साइनोकोबालामिन दे रहा है, और साहब नेफ्थोक्यूनोन विटामिन के दे रहा है, जबकि हम उसे फीकस दे रहे हैं, वो हमारे मल को ही खाता है।
ये इकोलाई बैक्टीरिया कहां निवास करता है? तो हमारे बड़ी आंत के कोलन हिस्से में निवास करता है। आपसे पूछा जाए बड़ी आंत के कितने हिस्से होते हैं, तो साहब बड़ी आंत के सीकम, कोलन और रेक्टम 3 हिस्से होते हैं। ये कोलन कितने प्रकार का होता है? तो यहां देखो कोलन है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलन। कोलन 4 प्रकार के हैं। पूछा जाए छोटी आंत का वो कौन सा हिस्सा है जो बड़ी आंत से जुड़ता है साहब, तो वो कौन सा हिस्सा है? इलियम। समझे? कौन सा हिस्सा है? इलियम। सर ये देखिए सीकम वाले हिस्से से, अब यहां पर अगर देखेंगे सीकम वाला हिस्सा, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा सीकम वाला हिस्सा है, और इससे जुड़ा हुआ है एक छोटी सी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। समझे? ये देखिए ये अपेंडिक्स आके जुड़ रहा है, ये वाला पोर्शन। ये अपेंडिक्स आके जुड़ रहा है, अपेंडिक्स। समझे? अपेंडिक्स मैंने ऊपर बना दिया, ये गलत है। ये अपेंडिक्स, ये लिखा तो है अपेंडिक्स। ये क्या काम करता है साथियों? अपेंडिक्स अ, एक ऐसा छोटा आर्गन है, ये वेस्टिजियल आर्गन है। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है साहब, वेस्टिजियल आर्गन है। समझ गए? ये वेस्टिजियल आर्गन है। ये जो अपेंडिक्स होता है, ये जो चौपाया जानवर होते हैं, बड़े बड़े चौपाया जानवर, 4 पैरों वाले, तो उनमें ये वेल डेवलप्ड पाया जाता है। 1 मिनट क्लास। थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा। हाँ भाई, एक तो ये कौन सा अंग है भाई? वेस्टिजियल आर्गन है। जो बड़े बड़े चौपाया जानवर होते हैं इनमें ये वेल डेवलप्ड होता है। क्यों वेल डेवलप्ड होते हैं? क्योंकि भैया वो प्लांट को कच्चा खाते हैं। अच्छा, प्लांट को कच्चा खाने से क्या होगा साहब? जो प्लांट होता है ना, उसकी जो ऊपर रैपर लगा होता है, यानी कि जो प्लांट है, ऐसे समझो जो प्लांट है, उसकी अगर हम सेल देखते हैं, उसकी अगर हम सेल देखते हैं साहब, तो सेल के ऊपर एक वॉल लगी होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो साहब जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसे कहते हैं। कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति साहब कहां पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है, प्लांट की कोशिका में पाई जाती है। अच्छा, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और साहब अगर कोई भी जानवर प्लांट को कच्चा खा रहा है, रॉ, एक तरीके से रॉ मटेरियल उसका खा रहा है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो रैप्चर नहीं होती, वो उसके शरीर में जाएगी। तो जाहिर सी बात है यार, सेलुलोज को पचाने के लिए भी तो कोई आर्गन होना चाहिए। तो साहब वो होता है क्या? अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का मेजर वर्क क्या है? अपेंडिक्स का मेजर वर्क क्या है? सेलुलोज का डाइजेशन। सेलुलोज का डाइजेशन साहब अपेंडिक्स का मेजर वर्क है। लेकिन अब हम जैसे लोग हैं, जैसे होमोसेपियंस, पहले होमोसेपियंस
रामापिथिकस हुआ करता था, ऐसा विज्ञान मानती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान, मानव का इवोल्यूशन आप पढ़ते हो तो हम लोग पहले रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर क्रोमैग्नन, फिर निएंडरथल, फिर जावा मानव, फिर आज हम लोग होमोसेपियंस हैं। तो हम लोग जब हमारे जो पूर्वज थे वो प्लांट को कच्चा ही खाते थे, तो उनमें ये अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड पाया जाता था। लेकिन साथियों अब हमारा हाथ फ्री हो गया, हम चार पैर से नहीं चलते, हम भोजन को पका कर खाते हैं, हम सेलुलोज को डैमेज करके खाते हैं। जब सेलुलोज को डैमेज करके खाते हैं तो आप बताइए क्या होगा। साहब सेलुलोज को यदि डैमेज करके खाओगे तो जाहिर सी बात है सेलुलोज का हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया के लिए जो आर्गन है वो तो बेकार हो जाएगा ना। यानी कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स यही कारण है कि अवशेषी अंग के रूप में है, इसका कोई काम ही नहीं है, वेस्टिजियल आर्गन है। कभी कभी साथियों एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं अपेंडी, बहुत बार आपने सुना होगा अपेंडिसाइटिस। साथियों अगर किसी के पीछे आइटिस शब्द लग जाता है तो बायो में यह जान जाओ कि वहां स्वेलिंग हो रहा है, वहां पेन हो गया, वहां रेडनेस है। समझ गए? यानी कि आइटिस शब्द से ही पहचानना है, जैसे इंसेफ्लाइटिस, कंजेक्टिवाइटिस, आइटिस शब्द कहीं भी लग जाए समझ जाओ पेन, स्वेलिंग। तो बात यहां है अपेंडिसाइटिस, यहां है अपेंडिसाइटिस। समझ गए? तो अपेंडिक्स में जब स्वेलिंग और पेन होने लगे तो ऐसी घटना अपेंडिसाइटिस कहलाती है। जब भी कोई हमारा मल का कोई भाग, फीकस का कोई भाग इस छोटे से आर्गन में चला जाता है तो साहब वहां सड़न पैदा कर देता है, वहां बहुत सारे बैक्टीरिया वास करने लगते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया निवास करते हैं, जीवाणु। और ऐसे में ये फूल कर बड़ा हो जाता है, ये दर्द करता है, अपेंडिसाइटिस। पूछा जाए अपेंडिक्स मानव के किस मतलब उदर भाग के किस हिस्से में, राइट है कि लेफ्ट है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? अगर सामने से व्यक्ति हो तो राइट ही तो होगा, तो राइट हिस्से में। अब जो अपशिष्ट भोजन होता है वो डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, रेक्टम में मल इकट्ठा होता है, माइंड को सूचना मिलती है। समझ गए? और माइंड को सूचना मिलती है, एनस का द्वार फैलता है और हमारा जो फीकस है वो शरीर से बाहर आता है। इसी को हम डिफिकेशन या एक्सक्रीशन की प्रोसेस कहते हैं। यह बात समझ में आया? तो ये पूरी की पूरी पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटा वीडियो है क्योंकि मेरा उद्देश्य है भले समय लगे लेकिन जो ज्ञान जाए, जो मैं कुछ दे रहा हूं आपको पेशेंस के साथ और अच्छा दो, भले ही हमारा समय लगे। नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए मैं 5 वीडियो में वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर रहा हूं। 5 वीडियो कोई एक एक घंटे वाली वीडियो नहीं है, आधे घंटे की वीडियो। बात समझ में आया? तो साथियों आज का ये डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट कंप्लीट होता है। फिर अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ गए? यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।